मैं केवल 2 साल का ही था तो जिंदगी का सबसे क्रूर और भयानक इम्तहान मैंने दिया, और देना पड़ा क्योंकि मैं पोलियो नामक बीमारी से ग्रसित हो गया। ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं था, और मैं दाहिने पैर से अपाहिज हो गया। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा घर जिसका सबसे छोटा बच्चा एक बीमारी से ग्रसित हो जाए, उस घर का माहौल आप समझ सकते हो। एक अनजान असहनीय डर का साया रहने लगा हमारे घर में, और इस तरह से बचपन मेरा बीतने लगा। क्या कर पाएगा, जिंदगी में कहाँ जाएगा, इसको कौन सहारा देगा। तमाम ऐसे अनजान डर हमको सताने लगे, पूरी फैमिली को सताने लगे, और मेरा बचपन इसी सिसक में गुजरने लगा। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ। पहले तो समझ में नहीं आता था कि लोग क्या कहते हैं मुझे। जब बड़ा हुआ, कुछ समझदार हुआ, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा हो, लंगड़ा जाता। लोग हमारा पीछे देख देख के हंसे लोग। हाँ देखा, पिछले जन्म में ऐसा कोनो कैले हुई काम जरा वजह से आज ये स्थिति बा कि अपना पैर पे भी ढंग से नहीं खड़ा हो पावत। दैट चैलेंज आई फेस। इस तरह की बचपन मेरी गुजरी। स्कूल मैंने बता ही चुका हूँ कि स्कूल ऐसा था। फिर मुझे मौका मिला जवाहर नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम क्या, और ऐसा लड़का जो ऐसे स्कूल में पढ़ता हो जहाँ पे बिल्डिंगें ना हो, इतने अभावग्रस्त स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो पाएगा। और चैलेंज और तब दुगना हो जाता है जब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, विकलांग हो। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने एंट्रेंस की तैयारी चालू की। मेरे पेरेंट्स थोड़ा मेरे पढ़ाई के लेकर सजग थे। मैंने एंट्रेंस की पढ़ाई अपनी चालू की, और सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम उस समय का होता था उसमें मैं टॉप किया और जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट हो गया। तो एक ऐसा लड़का जो स्कूल में ऐसे स्कूल से पढ़ा हो, विकलांग हो, सिलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पे भी नवोदय में अपना काम स्वयं करना पड़ता है। थाली से लेके कपड़े धोने तक सब कुछ आपको करना पड़ता है। प्रेयर में जाना है आपको करना पड़ता है। पहले तो हमारे पेरेंट्स थे तो हमको सहारा दे देते, मित्र थे सहारा दे देते थे। वहाँ पे तो आप अकेले रहते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के साथ की जरूरत ही नहीं होती। वहाँ पे फिर से चैलेंज आया मेरे सामने। लाइन में लगना होता था। ऐसा उस समय सबसे बड़ी बात यह कि उस समय कोई रिजर्वेशन नहीं होता था जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेक्ट होने के लिए कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है इसलिए इसको रिजर्वेशन दिया जाए। तो बिना रिजर्वेशन के मैं सिलेक्ट हुआ था। लाइन में लग के खाना खाना, लाइन में लग के हैंडपम्प चला के पानी भरना, अपने कपड़े धोना, ये सब कुछ काम मैं करता था। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे उस शब्द से हमेशा 2-4 होना पड़ा, वो लंगड़ा वर्ड। उसके बावजूद मैंने चैलेंज फेस की। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आई वॉज द वन ऑफ द टॉपर ऑफ माई क्लास। 10th में मैंने इतने नंबर लाए कि शायद 20 साल बीत गए, पूरे गांव में मेरे इतना नंबर कोई नहीं लाया। इसके बाद फिर से मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, मेरे पास फिर से एक चैलेंज आया, पीएमटी का एग्ज़ाम देना। उसमें पीएमटी का एग्ज़ाम देने का बहुत खौफ हुआ करता था, और ये भी कि आप जब इस तरह के विकलांगता लेके आप आते हो तो और ज़्यादा आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। उसमें स्कूल में क्या होगा, मेडिकल में कैसे आप एक्सेल कर पाओगे, ये सब तमाम तरह की मेरे पास हमेशा से क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर हमेशा से रहा। एमबीबीएस में सेलेक्ट होने की जब बात आई, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिया, हिंदुस्तान के ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। ये फिर सेलेक्ट होने के बाद जब मैं एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो 200 का बैच हुआ करता था। तो वहाँ पे उसी समय एक फिल्म रिलीज हुई थी, ओमकारा। उसका एक कैरेक्टर था लंगड़ा त्यागी। मुझे उस वर्ड से फिर से पूछा। मेरे बैचमेट, मेरे क्लासमेट, मेरे एमबीबीएस के स्टूडेंट मुझे लंगड़ा त्यागी के नाम से संबोधित करने लगे। क्या करता, लेकिन कहीं ना कहीं एक जज्बा था कि अगर मैं लंगड़ा त्यागी हूँ तो एक ना एक दिन कुछ ऐसा करके बताऊंगा कि जिसका नाम लोगे और उसके लिए तालियां बजाओगे। धीरे 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 मैं एमबीबीएस पढ़ता गया, क्लास पे क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक जाते जाते सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि जो मुझसे ज़्यादा रैंक लेके आए थे एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए थे और जो मुझे लंगड़ा त्यागी कहते थे वो फेल हो गए, और मैं एमबीबीएस बहुत फ्लाइंग कलर के साथ पास हो गया। इंटर्नशिप में जब आया
तो एमडी और एमएस का एग्जाम देना होता था। और हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान एम्स और जिपमर का एग्जाम हमारे 200 बैच में कम से कम 150 लोगों ने अपीयर किया उस एंट्रेंस एग्जाम में। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में केवल और केवल एक लड़का क्वालिफाई किया और सिलेक्ट हुआ, और वो लड़का अरुण पांडे था, लंगड़ा त्यागी था। उस दिन से फिर उस समय भी एक फिल्म रिलीज हुई थी 3 इडियट। उस दिन से मेरे दोस्त मुझे लंगड़ा त्यागी ना कहकर रेंचो के नाम से संबोधित करने लगे। ये था अरुण पांडे। तो मैं लंगड़ा त्यागी से रेंचो बन गया था जब एमएस और एमडी में सेलेक्ट हो गया, जिपमर और एम्स और बाकी के पीएमटी बाकी के पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में मैं रेंचो बन गया। अब मैं सीट की बात हुई कि सीट कौन सा चूज करना है। फिर मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे जितने लोग मुझसे जानते थे, सब मुझे डराया, कैसे कर पाओगे, ऐसी ब्रांच लेना जिसमें कुर्सी पे बैठ के काम करना हो, ऐसी ब्रांच लेना जिसमें खड़े होकर काम ना करना हो, ऐसी ब्रांच लेना जिसमें आराम करना हो। क्यों? क्योंकि तुम पैर से अपाहिज हो, तुम 6-7 घंटे खड़े ही नहीं हो पाओगे। तुम सर्जिकल ब्रांच मत लेना, तुम कुर्सी पे बैठ के वाली ब्रांच लेना, रेडियो ले लेना, तुम पैथोलॉजिस्ट बन जाना, तुम फार्माकोलॉजिस्ट बन जाना, तुम फॉरेंसिक वाले बन जाना, सर्जन मत बनना, क्योंकि सर्जन में तो 6-7 घंटे खड़े होना पड़ेगा। तब डॉक्टर अरुण पांडे के पास फिर ऑप्शन था। कोई ऐसी ब्रांच नहीं थी जो डॉक्टर अरुण पांडे ना पा पाते, लेकिन डॉक्टर अरुण ने, और उस समय मेरे दोस्त बताते थे कि ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी जो होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होता है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा ताकत लगाने वाला काम होता है, सबसे ज़्यादा सर्जरी का टाइम लगता है, ये तो एकदम मत लेना। तो मैं आप लोग को बताऊं कि जब मैं काउंसलिंग में गया, मेरे पास सभी ऑप्शन थे। मैं आराम वाली कुर्सी वाली नौकरी, कुर्सी वाला सीट ले सकता था, लेकिन जब मेरे दिमाग में कौन आ रहा था कि जो सबसे कठिन है वो ऑर्थोपेडिक्स, मैंने सबसे पहले ही अटेम्प्ट में मैंने ऑर्थोपेडिक्स चूज कर ली, क्योंकि वो चैलेंज था। 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे आपको खड़े होकर काम करना पड़ता है, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फेल्योर रेट ऑर्थोपेडिक्स का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम होता है, आपको 6 से 8 घंटे तक काम करना पड़ता है, लोग सीट छोड़ के भाग जाते हैं। तब मैंने उसको लिया, और शायद मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि उस दौरान जब मैंने सीट ली, एमएस और एमडी की सीट उठाई, तो उस मेडिकल कॉलेज में, झांसी मेडिकल कॉलेज में, आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर टू सेलेक्ट एज ए बेस्ट डॉक्टर इन द ऑर्थोपेडिक्स। इसके बाद जैसे मैंने एमएस एग्ज़ाम पास किया, बेस्ट डॉक्टर का खिताब पाके, फिर मैंने एग्ज़ाम दिया एक और। फिर बोला गया कि एमएस तो कर लिया, भविष्य में जिस तरह से तुम हैंडीकैप्ड हो सकता है कि तुमको तो कोई मरीज ही नहीं दिखाने आएगा, क्योंकि तुम तो पैर से ही लाचार हो, पैर से ही तुम्हारा दिक्कत है, तुम्हें कौन मरीज आएगा कि तुम ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। तुम कुछ ऐसा करो, अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर लो, बाकी जगह तो तुम कहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो तुम जा ही नहीं पाओगे। फिर मेरे पास एक चैलेंज आया। मैंने हिंदुस्तान का जो टॉप इंस्टीट्यूट है, मैंने ये सोचा कि जब हिंदुस्तान के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट में मुझे जाना है, और टॉप इंस्टीट्यूट और कुछ नहीं है, एम्स है। एम्स का एग्जाम दिया, मेरे साथ जितने कलीग थे सब दिए, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, और अपने कलीगों में जितने लोग को मैं जानता हूं, केवल एक बंदा सिलेक्ट हुआ, वो है अरुण पांडे। सिलेक्ट हो गया, एम्स में आ गया। एम्स में भी जब आया तो लगा कि मुझसे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, मैं कैसे कर पाऊंगा। और मैं बता दूं कि आज भी मैं एम्स में हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में हूं, सर्जरी करता हूं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे। आज तक मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि मैं ना कर पाऊं। तो बोला जाता है ना कि शेर पे मेरे तुमने वाह की अच्छा लगा, बात मेरी थी तुम्हें अपनी लगी अच्छा लगा। कई बार फिर क्वेश्चन उठा कि ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए। कविता कहानी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा। अब तक लगभग 100-150 स्टेज शो कर चुका हूँ, कवि सम्मेलन कर चुका हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कवि नहीं है जिसके साथ मैंने कवि सम्मेलन किया नहीं हो। तो फिर बोला गया कि ऑर्थोपेडिक के साथ आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि इसमें ऑर्थोपेडिक्स में ही आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आज तक लगभग हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे एज ए कवि मैं गया नहीं हूँ, और एब्रॉड में सिंगापुर में मैं कवि सम्मेलन करके आया हूँ। तो अगर ये कहना होता है कि केवल ऑर्थोपेडिक सर्जन बन के टाइम नहीं मिलता है, तो इसको भी, ये भी चैलेंज के रूप में मैंने लिया कि एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन आप और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। मैं ये करके दिखाया कि मैं एक कवि हूँ, और मैं कवि बन के बना सकता हूँ, और कवि बन के पूरे देश में जा सकता हूँ, अपने टाइम का मैनेजमेंट में इस तरह से कर सकता हूँ। तो इस तरह की बातों से लेके मुझे हमेशा अपने चैलेंज को फेस किया है, और मेरा मानना है कि मुझ जैसा बंदा अगर
इस तरह से काम कर सकता है तो दुनिया का कोई भी बंदा हर एक काम कर सकता है, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में बीइंग ए हैंडीकैप पर्सन देयर इज नो वर्ड एग्जिस्ट लाइक इम्पॉसिबल। मैंने इम्पॉसिबल को हटा दिया है अपनी लाइफ से, और आज की स्थिति ये है कि बहुत सारे जगहों पे बुलाया जाता हूँ इसीलिए कि क्या आपने ज़िंदगी में पाया, क्या खोया। तो मेरे और बोला है, मैंने कई बार बताया है अपने कई चीज़ों में, मैंने हमेशा मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपका किसी कमी को मजाक उड़ाया जाए तो वो कमी आपकी ताकत बन के सामने आती है, और ये विकलांगता मेरी ताकत बन के आज खड़ी है और मैं इसके साथ खड़ा हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं विकलांग होते हुए भी हिंदुस्तान का जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है वो मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान का जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कवियों में मैं शुमार हूँ। अब इससे बढ़ के मेरी ताकत कुछ नहीं हो सकती, और मुझे लगता है कि मेरी कमजोरी ही मुझे ताकत बनाई, और इस ताकत को मैं लेके बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।